Recording in progress. ओके सो लिख लिया होगा अभी तक। देखो, क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इट्स एन इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट सच इक्वेशन ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वेयर देयर इज एन अब्रप्ट चेंज इन वॉल्यूम. राइट, दिस इक्वेशन is of help only for first order phase transition. This equation helps in answering. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करती है ये कि मैगी हमको हिमालयस पे टूरिस्ट प्लेसेस में महंगी क्यों मिलती है. ठीक है, सो इट हेल्प्स इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. क्यों मिलती है महंगी? तो टूरिस्ट प्लेस है. ठीक है. ठीक है, एक हम लोग खर्चने के लिए ही जाते हैं. ठीक है, और मतलब मेन बात है कि यार वहां पे इनअफिशिएंट कुकिंग होती है. मतलब मैगी को या चावल को या आलू को गलाने के लिए ज्यादा बार उन्हें हीट करना पड़ेगा. अभी आंसर मिलेगा आपको. सो दीज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम at 100 degrees Celsius in Delhi NCR. If I re-perform the same experiment at Himalayas, where pressure is less than 1 atmospheric, या अंडर द सी वेयर प्रेशर इज ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेरिक, तो यही ट्रांजिशन 100 डिग्री सेल्सियस पे ना देख करके कितने टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा. सच क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय स्लोप ऑफ अल्फा बीटा गामा कर्व विच इज क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन dp by dt इक्वल टू ml by t v2 minus v1. राइट, तो मैंने देखो तीन ट्रांजिशंस लिखे हैं यहाँ पे, सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या उल्टा. राइट, तो इनके लिए क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन डिक्टेट करो आप लोग. बोलते चलो. चेंज इन ट्रांजिशन प्रेशर ओवर में चेंज इन ट्रांजिशन टेम्परेचर इक्वल टू क्या? एम इंटू में लेटेंट हीट कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन डिवाइड बाय में. हाँ, जो आप ऑलरेडी जानते हो, कोई एक पॉइंट आप जानते हो, टी नॉट टाइम्स वॉल्यूम ऑफ गैसियस फेज माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फेज. सही है ना? ऐसे ही यहां पे लिखवाओ जरा. डीपी बाई डी टी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बाय में टी नॉट. सही है. नेक्स्ट बोलो. डीपी बाई डी टी इक्वल टू. अच्छा देखो जरा, यहां पे इन तीनों में से स्पेशली अगर इन दोनों की बात करूं, सॉलिड गैस और लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड के वॉल्यूम तो फिर भी कंपेरेबल है. बट अगर सॉलिड से गैस कन्वर्जन देखें तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस फेज इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ. इसीलिए बहुत सारे न्यूमरिकल्स में बहुत बार ये ओमिटेड, मतलब दिया नहीं रहता ये नंबर, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फेज की कोई औकात नहीं है इन फ्रंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस फेज, एंड हेंस वी कैन कंफर्टेबली यूज दिस. Same goes for this also. Volume of liquid can be ignored in front of volume of gaseous phase.
चलो अभी इन जनरल बातें करते हैं। मान लो मैं इनका नामकरण नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लेट से कोई फेज वन है, उसको मैंने कोई ml हीट दिया, इट कन्वर्टेड टू फेज टू, या ml हीट निकाला, इट कन्वर्टेड टू फेज वन। दिस प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट सम टी नॉट, पी नॉट, म्यू नॉट एंड जी नॉट। अब सब समझ में आ रहा होगा आपको ये सब। एट ऑल दीज फोर कॉन्स्टेंट्स दिस प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट। क्लॉसियस क्लेपियन इक्वेशन फॉर अबव फेज ट्रांजिशन। अभी देखो इसको लिखने के ना बहुत सारे तरीके हैं, अभी तुम देख लो फिर लिख लेना। राइट। और हर एक तरीके में डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल छुपे हैं, मतलब इट डिपेंड्स कि आपको दिया क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करना है। जैसे कि यहां पे देखो, पहले लेटेंट हीट की यूनिट बताओ मुझे कोई बच्चा। हाँ, कैलोरी पर ग्राम, जूल पर केजी, राइट। कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी, सच दैट जब इसको मैंने मास से मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर में मिल गया मेरे को एनर्जी। राइट। और यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यूनिट बताओ इसकी। सही है। राइट हैंड साइड में ये पर केल्विन तो दिख रहा है, राइट। जूल को किससे डिवाइड करूं कि प्रेशर की यूनिट आ जाए, वॉल्यूम। तो ठीक है, ऐसे सॉर्ट ऑफ हम एक मेमोरी बेसिस पे से याद रख सकते हैं, मिस्टेक नहीं होगी। डीपी बाई डी टी इक्वल टू जूल डिवाइड बाई वॉल्यूम में करना पड़ेगा, तभी ऊपर प्रेशर आएगा, नीचे टेम्परेचर है ही। सही है। सो यूनिट्स क्या क्या है, क्या क्या बताइए। एल की यूनिट क्या है, जूल पर केजी। एम की यूनिट क्या है, केजी। वी इज इन, दीज टू वॉल्यूम्स आर इन, दीज टू आर बेसिकली वॉल्यूम्स, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। और ये सेल्सियस में नहीं रखना, केल्विन में रखना है। राइट। तो ऐसी कुछ यूनिट्स के साथ अगर ये वैल्यूज गिवन है, तो उस न्यूमरिकल को सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू सीक हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। राइट, जिसमें ऑब्वियसली इन दोनों में से इधर डीपी या डीटी में से एक की नॉलेज दी रहेगी, दूसरा पूछा रहेगा। यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वी विल यूज दिस इक्वेशन। राइट। बट जरूरी नहीं है आपको वॉल्यूम दिया रहे, एग्जामिनर आपको वॉल्यूम की जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम दे सकता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब, है ना, तो वी के नीचे एम ले जाओ, मतलब स्मॉल वीज दिए हुए हैं। राइट, तो इसको ऐसे ना यूज करके यू आर गोइंग टू यूज डीपी बाई डी टी इक्वल टू एल बाई में टी स्मॉल वी जी माइनस वी एस। हो सकता है मोलार वॉल्यूम गिवन हो। मोलार वॉल्यूम मतलब वी बाय स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मोलार वॉल्यूम गिवन रहेगा, मतलब मीटर क्यूब मर मोल गिवन रहेगा, तो आपको लेटेंट हीट भी मोलार लेटेंट हीट गिवन रहेगी, कैलोरी पर मोल। राइट। सो डिपेंडिंग, हो सकता है डेंसिटी गिवन हो। तो डेंसिटी यहाँ पे आपको दिख रही है इस एक्सप्रेशन में, कैसे मास को नीचे ले आओ। राइट। तो 1 ओवर में रो टू माइनस 1 ओवर में रो वन। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या गिवन है, यू हैव टू यूज पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल, एंड हेंस आई एम राइट। मतलब बहुत इजी है, बट यहाँ पे बता दे रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल में मिस्टेक ना हो। डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग क्लॉसियस क्लेपेन इक्वेशन आर एज फॉलोज। देखो पहले देख लो फिर लिख लेना। डीपी बाई डी टी एम एल बाई में टी वी टू माइनस वी वन, वेयर एम एल एंड वी वन कोमा वी टू, इनकी यूनिट्स। अच्छा ठीक है, छोड़ो। सो एम इज इन केजी, एम इज इन केजी, दिस इज इन जूल पर केजी। इसको लेटेंट हीट, कई बार स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी बोल देते हैं, पर यूनिट मास हो गया ना। राइट। एंड दीज आर नॉर्मल वॉल्यूम्स एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। अगर ऐसा कुछ गिवन है, आई एम गोइंग टू यूज दिस। हो सकता है आपको लेटेंट हीट ना जूल पर मोल में गिवन हो या कैलोरी पर मोल में गिवन हो, मतलब मोलार लेटेंट हीट गिवन हो।
देन यू हैव टू यूज दिस, dp बाई dt इक्वल टू ml की जगह आ जाएगा बेटा n इंटू में, सच दैट न्यूमरेटर इज अगेन जूल, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में मोलार लेटेंट हीट, राइट, ओवर में वही सेम. सो अगेन V1 एंड V2 आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब. हो सकता है आपको वॉल्यूम्स ना दे करके मोलार वॉल्यूम दे दे. सो स्मॉल V1 एंड V2 जिनकी यूनिट रहेगी मीटर क्यूब पर मोल, एंड लेटेंट हीट भी गिवन हो आपको, मोलार लेटेंट हीट जूल पर मोल में गिवन हो, देन यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन. इजी है, डीपी बाई डी टी, एन को नीचे ले जाओ तो एल ओवर में टी, वेयर दिस इज इन जूल पर मोल एंड दीज टू आर इन मीटर क्यूब पर मोल. हो सकता है लेटेंट हीट आपको गिवन हो जूल पर केजी में, बट वॉल्यूम्स आपको गिवन हो स्पेसिफिक वॉल्यूम्स. अगेन स्मॉल सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, यूनिट इज मीटर क्यूब पर केजी. देन यूज दिस, dp by dt equal to again L by में T, but now the units are, L is expressed in joule per kg and V2 and V1 are expressed in meter cube per kg. इजी है ना, कुछ ऐसे कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे. हो सकता है डेंसिटीज गिवन हो, डेंसिटीज भी दो प्रकार की, मोलार डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी, मास डेंसिटी, राइट. तो हम इसको ऐसे रीराइट कर लेंगे, dp बाई dt, बताए कोई बच्चा बोल के, इक्वल टू L बाई में T, कुछ एक दो स्टेप मन में करो, m नीचे गया, हाँ, तो 1 ओवर में रो 2 माइनस, इसको रीराइट कर लो, L टाइम्स रो 1 माइनस, वेयर L की जो यूनिट है वो तो हो गई जूल पर केजी, और रो की जो यूनिट हो गई दैट इज केजी पर मीटर क्यूब. या ऐसा भी हो सकता था, डीपी बाई डी टी इक्वल टू एल रो 1 रो 2 ओवर में टी रो 1 माइनस रो 2. यहां से ध्यान से देखना, ये फ्लिप हो गए हैं रो 1 माइनस रो 2. बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद फिर भी रो 2 माइनस रो 1 कर देते हैं, मैंने खुद देखा है नोटबुक में, और फिर आंसर एक नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है और एनईटी में मिस्टेक हो जाती है. सो यस, हो सकता है कि एल गिवन हो आपको जूल पर मोल में, मोलार लेटेंट हीट गिवन हो, तो अगर ये मोलार लेटेंट हीट गिवन रहेगी तो रो क्या गिवन रहेगा आपको, मास डेंसिटी ना दे करके मोलार डेंसिटी, राइट, एन बाई वी. तो इसकी यूनिट हो गई नंबर ऑफ मोल्स पर मीटर क्यूब. अच्छा ये बताओ, जब फेज 1 फेज 2 में कन्वर्ट हुआ तो एंट्रोपी कितने से बदली. हाँ, फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस इट्स एम एल बाई टी, राइट. इसलिए देखो जरा ध्यान से, ये एम एल बाई टी, दिस इज नथिंग बट, तो एक ये भी तरीका है इसको लिखने का, डीपी बाई डी टी इक्वल टू V2 माइनस V1. देखो ये कोई मैक्सवेल रिलेशन है, एसपीटीवी एसवीटीपी कौन से वाला है देखो, इसके नीचे V, तो एसपीटीवी पॉजिटिव वाला, राइट.
बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है क्लॉसियस क्लेपियन। इनफैक्ट डेरिवेशन भी देखोगे तो बहुत सारी किताबों में इसी तरह डिराइव की गई है। दे स्टार्ट फ्रॉम दिस मैक्सवेल्स रिलेशन एंड एंड इन क्लॉसियस क्लेपियन इक्वेशन। ठीक है, आई हैव इंटेंशनली रिटन दिस इन रेड कलर, दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, देखो इसमें क्या गलती है, एथिकल मिस्टेक है। आप क्या बोल रहे हैं? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन ट्रांजिशन प्रेशर, ओवर में चेंज इन ट्रांजिशन टेम्परेचर, कीपिंग क्या कांस्टेंट। बट यू नो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वॉल्यूम इज नो लॉन्गर। तो यहीं जहां से शुरू कर रहे हो वही गलत है। ठीक है ना, दैट्स रॉन्ग। बता दे रहा हूं, फिर भी मान लो कभी एक नंबर का गेट में या इसी में क्वेश्चन आ जाए जैम में कि चार मैक्सवेल्स रिलेशन गिवन हो, इन चारों में से किससे डिराइव हुई। गलत है पर ये। So these are different ways of writing the same equation, which is Clausius-Clapeyron equation. अब देखो एक और तरीका है, एंड दैट इज वो आजकल ज्यादा फेमस हो रहा है। लिख लो पहले, ये लिख लो यार। अच्छा देखो बेटा, फॉर दिस ट्रांजिशन लिक्विड टू गैस, एंड सेम थिंग इज वैलिड फॉर सॉलिड टू गैस ऑल्सो, dp by dt can be written as nl by में t नॉट v gaseous minus v liquid, where l is, l की यूनिट बताओ, क्योंकि मैंने nl लिखा है तो l की यूनिट बताओ। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एग्जामिनर ने ये दो अजम्पशंस मानने को बोल दिया, सेचुरेटेड वेपर्स एंड अज्यूमिंग द वेपर्स टू बी, हालांकि आइडियल गैस है नहीं, मान ले रहे हैं हम क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा दिया हुआ है। राइट, नाउ सिंस दूसरा फेज गैसियस फेज है, पहला फेज लिक्विड फेज है, वी कैन कंफर्टेबली इग्नोर लिक्विड वॉल्यूम इन फ्रंट ऑफ, राइट, बोला भी ना सेचुरेटेड वेपर्स। सो दिस इज रफली एनएल बाय में, नाउ सिंस the gaseous state is told to me that assume it to be, right, so can कुछ कर कर आगे आप ये v बाई एन की जगह प्रेशर टेम्परेचर ला सकते हो। मतलब वॉल्यूम की जगह प्रेशर टेम्परेचर कैसे लाओगे? कर लो। तो यूज पीवी इक्वल टू, करो, तो यूज पीवी इक्वल टू एन आर टी। सो v ओवर में n बराबर आर टी बाई पी, आर टी बाई पी। सो व्हाट यू विल गेट इज dp बाई dt बराबर l ओवर में टी नॉट तो ऐसे ही रहेगा, v बाई एन की जगह आ जाएगा आर टी बाई में पी। Therefore, Clausius-Clapeyron equation becomes dp by dt equal to L by में R बाहर, P by में T square. So this is slope of which curve? अल्फा बीटा या गामा? बताओ, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताओ। दिस इज स्लोप ऑफ विच कर्व?
बताओ ना, देखो कौन सा ट्रांजिशन है। लिक्विड से गैस, हाँ, गामा कर्व। सो दिस इज स्लोप ऑफ गामा। देखने की जरूरत पड़ी है तो भाई धिक्कार है तुम पे, क्योंकि पन्ने पलटने के बाद आई। स्लोप ऑफ गामा कर्व है ये। ठीक है। अब गामा कर्व की आपको इक्वेशन निकालनी है, मान लो। गामा कर्व की इक्वेशन मतलब अ रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स, रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड टी। स्लोप आपको पता है, कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट। एग्जामिनर ने बोला है कि गामा कर्व की इक्वेशन बताओ, लिख करके। वाई का डिपेंडेंस ऑन एक्स, पी का डिपेंडेंस ऑन टी, रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड टी। स्लोप पता है, इंटीग्रेट। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते हो। राइट हैंड साइड में पी और टी का ही डिपेंडेंस है, पी को इस साइड ले आओ, टी को, dt को उस साइड ले जाओ। राइट, तो ये एक्सरसाइज काफी फेमस हो रही है आजकल, जेस्ट TIFR और आपके जैम में। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ गामा कर्व, आई नीड टू इंटीग्रेट द स्लोप। तो आई विल रीराइट क्लोसियस क्लेपियन इक्वेशन एज फॉलोज: dp ओवर में p बराबर L बाय में r बाहर, dt ओवर में t। बताओ, LNP टेन टूवर्ड्स, देख लो, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, यहां से शुरू करेगा। व्हेन t टेन टूवर्ड्स इंफिनिटी, LNP टेन टूवर्ड्स कांस्टेंट फ्रॉम नेगेटिव साइड, कांस्टेंट से जस्ट थोड़ा छोटा। तो मतलब लेट्स से दिस इज दैट कांस्टेंट। सो LNP का ग्राफ विल नेवर क्रॉस दिस, इससे नीचे ही रहेगा। और p का डिपेंडेंस ऑन t प्लॉट करने को बोलूं तो पहले रीराइट कर लो इसको। कैसे रीराइट करोगे? दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, मतलब एक्सपोनेंशियल ले लो। तो राइट, लेफ्ट हैंड साइड में p आ गया, राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल की पावर, फिर एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी यूज करो, तो एक्सपोनेंशियल की पावर कांस्टेंट इज सम अनदर कांस्टेंट। राइट, तो ऐसा कुछ डिपेंडेंस आ गया, p बराबर सम कांस्टेंट c प्राइम e⁻ माइनस L बाय में RT। देखो जरा, व्हेन t इज जीरो, तो e⁻ माइनस इंफिनिटी जीरो, सो इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। व्हेन t इज इनफाइनाइट, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमको। व्हेन t, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाला करो सबसे पहले जब भी प्लॉट करना हो। व्हेन t इज इनफाइनाइट, तो देखो 1 ओवर में इंफिनिटी जीरो, e⁻0 1, सो इट टेंड टुवर्ड्स कांस्टेंट, बट अगेन फ्रॉम नेगेटिव साइड, कांस्टेंट से कम ही होगा। एक्सपोनेंशियल है, तो इधर इट विल बी लाइक दिस और इट विल बी लाइक दिस, ये तुम लोग बताओगे। राइट, वो आप इससे भी देख सकते हो, स्लोप से। राइट, ठीक है ना?
सर ये एलन वाला ग्राफ नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा समझा दो। ये प्लॉट करना है, उसको छोड़ दो, ये प्लॉट करो। या ये भी छोड़ो यार, सिंपल सा है बस ये। जेड इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x प्लस सम कांस्टेंट ए। कैसे प्लॉट करोगे इसको, जेड वर्सेस एक्स को? बताओ, आप ही बताओ बेटा। दो एक्सट्रीम लिमिट्स देखो जरा। अंडर द लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड माइनस इन्फिनिटी। टेंड्स टुवर्ड माइनस, तो एक पॉइंट तो पता लग गया आपको। स्टार्ट फ्रॉम हियर, व्हेन x टेंड्स टुवर्ड जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, z इज एट माइनस इन्फिनिटी। अंडर द लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, बताओ। z टेंड टुवर्ड्स a ए। फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब a से, a में से कुछ छोटा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, यस सर। राइट? ओके सर, समझ आ गई। चलो देखो, अब आगे देखो आप लोग। क्या है? ये जो टी नोट है ना, एक्चुअली में क्या है, सिंस यू आर इंटीग्रेटिंग, ठीक है, पहले तो तुम उसी पॉइंट के इंटरमीडिएट नेबरहुड में ये पता लगा रहे थे कि अगर मैं ट्रांजिशन प्रेशर में बहुत छोटा सा बदलाव लाऊं तो ट्रांजिशन टेम्परेचर में कितना छोटा सा बदलाव आएगा। किसकी मदद से निकाल रहे थे? क्लॉसियस क्लैपियन इक्वेशन से, डीपी बाई डी टी इक्वल टू ml बाई टी v2 - v1। एंड दैट इज वाई उस टी को जो राइट हैंड साइड में था हम एक कांस्टेंट लेके चल रहे थे, क्योंकि उसके इमीडिएट नेबरहुड में थोड़ा बदलाव लाने पे दूसरे में कितना बदलाव आएगा, ये क्वेश्चन था, राइट? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पूरा डिपेंडेंस कैसा रहेगा। टी को अब हम थोड़े अमाउंट से चेंज नहीं कर रहे। टी इज नाउ अ वेरिएबल ओवर अ रेंज, दैट इज वाई उसको एक सिंगल वैल्यू ना रख करके नाउ इट्स अ वेरिएबल, क्योंकि हमें पूरी रेंज में निकालना है। बात समझ रहे हो ना? नहीं भी समझ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। बट क्वेश्चन आपका बिल्कुल वाजिब था कि सर आपने कैसे चुपके से टी नोट को टी ले लिया। यही क्वेश्चन था ना, कि टी नोट एक कांस्टेंट हुआ करता था, अब आपने उसको इंटीग्रेट करते हुए तो उसे एक वेरिएबल मान लिया। चलो ठीक है, आगे देखो। बॉइलिंग ऑफ सम लिक्विड सब्सटेंस, मतलब लिक्विड कन्वर्टिंग टू गैसियस फेज। क्लॉसियस क्लेपेन इक्वेशन, डीपी बाई डी टी इक्वल टू ml बाई टी, वॉल्यूम ऑफ गैसियस फेज माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज, राइट? इस दुनिया का कोई भी लिक्विड उठा लो, इफ इट बॉइल्स टू फॉर्म सम गैसियस सब्सटेंस, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन राइज ऑफ वॉल्यूम। कभी भी कोई लिक्विड जब गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा वॉल्यूम में एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट? एंड दैट इज वाई राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? क्योंकि Vg is always greater than VL for all the substance, and hence dP by dt for boiling, change in transition pressure over में change in transition temperature, change in transition pressure over में change in boiling temperature, it's always positive, right? इसका मतलब अगर प्रेशर को बढ़ाऊं, मतलब जो बॉइलिंग हम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं, वो दिल्ली एनसीआर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ना करके, सी लेवल पे ना करके, अंडर द सी करें। अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, ट्रांजिशन प्रेशर को बढ़ा दूं, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या फर्क आएगा? Since dP by dt is positive, you are increasing pressure, dP is positive, and hence dt has to be positive. So what can be concluded is as follows: कि on increasing the boiling pressure,
boiling temperature always increases for all the substance. या इसी का उल्टा लिखें तो at heights since प्रेशर कम होता है तो डेल्टा पी इज नेगेटिव, एंड बॉइलिंग के लिए ये रेशियो पॉजिटिव होता है, इसीलिए डेल्टा टी हैज टू बी नेगेटिव। देयरफॉर बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, देयरफॉर वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम एट अ टेम्परेचर लेसर देन, लेट से कुछ 90 पे ही पानी भाप में बन गया हिमालयस पे। ठीक है, आपने आलू डाल रखे थे अंदर कुक करने के लिए। ठीक है, कम देर तक गर्म पानी में डिप रहने के कारण, क्योंकि भाप में बन के उड़ गया ना पानी, तो अच्छे से गल नहीं पाए, एंड हेंस दैट रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंट कुकिंग। तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पानी फिल करो, उसका टेम्परेचर 20 से 90 तक जाने का वेट करो। इतने दौरान जब तक वो डिप रहेंगे, जितना गल जाएंगे ठीक है, वरना फिर रिफिलिंग करो। अदरवाइज प्लेनर रीजन में क्या होता, 20 से लेके 100 तक की जर्नी में वो डिप रहते, ज्यादा टाइम मिलता चावल को गलने के लिए, राइट, एंड दैट इज व्हाई दिस रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंट कुकिंग एट हाइट्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर, बढ़ा दो। तभी तो वो करते हैं ना, एक बर्तन लिया, प्लेट ढकी हुई है, प्रेशर कुकर खरीदने का पैसा नहीं है, तो उसके ऊपर ईट रख दी या कोई एक और बर्तन रख दिया, सही है ना। सो इंक्रीज द प्रेशर, सो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट फिर से आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, नाउ मेल्टिंग के साथ क्या होता है देखो जरा। अब यहाँ पे ना दो कैटेगरी है, नॉर्मल सब्सटेंस, नॉर्मल सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो नॉर्मली बिहेव करे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल बिहेवियर। और एक है बेटा एबनॉर्मल सब्सटेंस, जो एबनॉर्मली बिहेव करे। नॉर्मल बिहेवियर ये है कि आइस था, मतलब सॉलिड था, उसको आपने एमएल हीट दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो एक्सपैंड होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड व्हेन कन्वर्ट्स टू लिक्विड, एक नॉर्मल बिहेवियर है, मस्ट अंडरगो एक्सपेंशन, राइट। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है, राइट। इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट अंडरगो कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल H2O, राइट। दैट इज व्हाई आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स ओवर योर वाटर बॉडीज। ठीक है, एंड विच कीप्स द लोअर वाटर एट थोड़ा सा हाई टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू ऊपर का, तभी ये सरवाइव कर पाते हैं, राइट, वरना तो फिर मर जाते हैं, वरना तो फिर नीचे से जमना चालू होता समुंदर। ठीक है, पूरा पूरा जम जाता, राइट। तो देखो नॉर्मल सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस विच एक्सपैंड्स ऑन मेल्टिंग। मतलब सॉलिड था, एमएल हीट एब्जॉर्ब हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उल्टा भी है, -ml एट T0 P0। सो यहां पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फेज। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, आयरन, सॉलिड आयरन melts to form liquid iron, it expands। ठीक है, ऑल द मेटल्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी, मतलब ज्यादातर मटेरियल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए इफ आई राइट क्लॉसियस क्लेपियन इक्वेशन, सो इट कन्वेज मी dp by dt इक्वल टू ml ओवर में t, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो राइट हैंड साइड इज positive, and hence again similar to your boiling, dp by dt is positive,
With increase in pressure, so if I increase the pressure, melting point will increase. If I decrease the pressure, melting point will decrease. This is a normal phenomena which is seen for normal substance. But for abnormal substance, which is most abundant on our earth, which is H2O molecule, right? Wax, quartz, ये कुछ materials हैं जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं. वाटर, wax, quartz, right? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज लेसर देन, उल्टा है यहाँ पे, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड is negative. So dp by dt is negative. So if I am increasing the pressure, melting point decreases. On increasing pressure, melting point decreases. इसका मतलब ice melts to form water in Delhi NCR at 0 degree Celsius. Same ice melts to form water at 1 degree Celsius, let's say, where pressure is low. देखो, क्योंकि पानी ऐसा है इसलिए काफी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं. जैसे कि स्केटिंग. क्या होता है स्केटिंग में? आइस स्केटिंग में क्या कंसेप्ट रहता है? जैसे मान लो कोई आइस का फ्लोर है, राइट? इस पे कोई एक वेट है, राइट? यहां पे तो लग रहा है 1 एटमोस्फेरिक. इसका मतलब लेट्स से कि मैंने रूम का टेम्परेचर, मेरे होल का टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है एट -1 डिग्री सेल्सियस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो जो ये फ्लोर है जो जमा हुआ था ये जमा ही रहेगा, क्योंकि -1 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, H2O एग्जिस्ट इन सॉलिड आइस, तो आइस ही रहेगा. अब जैसे ही कोई एक इस पे स्केटिंग कर रहा है, तो स्केटिंग कर रहा है मतलब पहियों के नीचे
मेल्टिंग Recording पॉइंट in कितना है? progress. सही है, 0 डिग्री सेल्सियस। बट फिलहाल लेट्स से कि इस आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है, ओरिजिनली जो इसका टेम्परेचर है -5 है, जस्ट आपने रेफ्रिजरेटर से निकाला है, तो -5 पे है, बट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0। तो इट विल रिटेन इट्स फेज विच इज सॉलिड फेज, सॉलिड फेज में ही रहेगा, राइट। बट जैसे ही आप इन मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, जो जस्ट इस वायर के नीचे हैं, उन पे लगने वाला प्रेशर इज बढ़ गया वो। अगेन डीपी बाई डी टी एक एबनॉर्मल सब्सटेंस है, तो डीपी बाई डी टी इज, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डीपी बाई डी टी इज नेगेटिव, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो मेल्टिंग पॉइंट 0 से शिफ्ट होकर के लेट से नाउ इट मेल्ट्स एट -10 डिग्री सेल्सियस। बट इस आइस क्यूब का जो टेम्परेचर था दैट वाज एट 5, -5, दैट इज व्हाई इट वाज इन सॉलिड। बट नाउ मेल्टिंग पॉइंट इज -10। सो -5 पे जो इस रस्सी के नीचे जस्ट नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज, तो इसलिए वो रस्सी स्लाइड हो जाएगी। तो स्लाइड होते हुए आराम से ये, मतलब वो नहीं करना अपने को, एक चाकू लिया और लगे हुए हैं घोपने उसमें, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दीज कंसेप्ट्स आर पॉसिबल, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल सब्सटेंस है। हाँ, वो हो सकता है कि अगर आपने मतलब वो मॉलिक्यूल्स किसी तरह अगर रिमूव नहीं हुए, वाटर वहां से नहीं मतलब रिमूव हुआ, तो वो दोबारा भी जम सकता है, ठीक है ना। तो पूरा ही सिचुएशन में पहुंच गई, ठीक है, टास्क ले लिया इसने कि बस सेपरेट करना ही है इनको, ठीक है, ओके। चलो नाउ आई वांट कि फेज डायग्राम में क्या बदलाव आएगा फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। अब बहुत छोटे में ही बनाऊंगा। देखो सब्लिमेशन कर्व, अल्फा कर्व, उसका स्लोप तो पॉजिटिव ही रहेगा फॉर नॉर्मल या एबनॉर्मल। ये समझ में आ रहा है? कैसे बताओ? सब्लिमेशन में सॉलिड कन्वर्टिंग टू गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस फेज ऑलवेज ग्रेटर देन, चाहे कोई सब्सटेंस ले लो, तो डीपी बाई डी टी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड हेंस अल्फा कर्व तो नॉर्मल ले लो या एबनॉर्मल ले लो, वो तो ऐसे ही बनेगा। सेम गोज फॉर योर गामा कर्व ऑल्सो, लिक्विड कन्वर्टिंग टू गैस। क्योंकि एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी तो हम किस ट्रांजिशन के कारण बोल रहे हैं? सॉलिड से लिक्विड, राइट। तो अल्फा एंड गामा कर्व रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग इन दिस नेचर, ऐसा ही कुछ बनेंगे, मतलब स्लोप पॉजिटिव रहेगा। फर्क आएगा सिर्फ बीटा कर्व में, बीटा कर्व का स्लोप इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल, एंड हेंस ऐसा कुछ, एंड बीटा कर्व का स्लोप इज, सो दिस इज योर, तो ये है फेज डायग्राम पानी का। और ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कितना होता है फॉर वाटर। अच्छा रफली लिख लो, 0.01 लिखो इसे आप बस, 0.01 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही मेल्टिंग पॉइंट के आसपास, मतलब जीरो ही हो गया एक तरह से। बट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन से दो फेज एग्जिस्ट करते हैं? है ना, आइस एंड वाटर, आइस एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। बट एट व्हाट प्रेशर? कितना पास्कल? 1 लाख, 1 लाख। अब मैं चाहता हूं इसी टेम्परेचर पे मुझे गैशियस भी दिखने लगे, प्रेशर को घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना।
तभी तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली घटाना पड़ेगा। 1 लाख पास्कल अगर होता तो इस टेम्परेचर पे मुझे सॉलिड लिक्विड दोनों दिखते रफली। हालांकि तो जीरो को क्रॉस कर गया तो लिक्विड दिखना चाहिए, बट फिर भी कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड का फेवरेबल टेम्परेचर है ये। बट अगर इसी टेम्परेचर पे मुझे गैस भी देखना है तो प्रेशर 1 लाख पास्कल की जगह सिर्फ 611 पास्कल। तो यस, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि एक बीकर में अगर मैं ये पीटी मेंटेन करके रखूं तो साइमल्टेनियसली तीनों स्टेट्स को देखना पॉसिबल है, आइस, वाटर एंड स्टीम। और तीनों फेज प्यार से पड़े रहेंगे उसी में, कोई कन्वर्जन नहीं होगा अनटिल और अनलेस यू ईदर सप्लाई हीट योर एक्सट्रैक्ट हीट। मतलब अगर आप पीटी के साथ कोई बदलाव नहीं करोगे वो तीनों का कंटेंट बदलेगा नहीं। तीनों साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करेंगे इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। अब जो जो क्वेश्चंस बचे हैं करके दिखाओ फटाफट। नेक्स्ट क्लास देखते हैं इधर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, जब भी रहेगा। वी विल डिस्कस योर क्लास टेस्ट, ऑल्सो वी विल डू रिवीजन ऑफ कंप्लीट सिलेबस। ऑल्सो फील फ्री टू आस्क डाउट्स फ्रॉम दीज चैप्टर्स, चैप्टर 1 से चैप्टर 7। वंस आई स्टार्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, हिम्मत मत कर देना, जरूरत मत कर देना कोई क्वेश्चन लेके आने की, सर ये करा दो। ठीक है, उससे पहले तुम्हें एक क्लास लेनी है, दो लेनी है, तीन लेनी है, फील फ्री टू। ठीक है, डिमांड की सर एक क्लास और करा दो, सर रिवाइज और करा दो, सर ये टॉपिक दोबारा करा दो। बट एक बार एसएम शुरू कर दिया तो मतलब एसएम। क्वेश्चन 1 फटाफट करो और सही करना है इसको। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन। सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। पता ही है कौन सी नई बात बता रहा है भाई। रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड टी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। मतलब ये कौन से कर्व की इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा। सॉलिड से लिक्विड, हाँ बीटा कर्व। ये बीटा कर्व की इक्वेशन गिवन है। बीटा कर्व इज अ कर्व विच सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड रीजन। ये उसकी इक्वेशन गिवन है, पी इक्वल टू -2t प्लस पी नॉट। एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद दिस फेज ट्रांजिशन, एंट्रोपी हैज टू चेंज बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। वो गिवन है, ml/t गिवन है आपको, 1.0 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लॉसियस क्लेपियन इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। देखो यही होती है क्या, पहले देख लो, यही होती है क्लॉसियस क्लेपियन इक्वेशन। अगर ये होती है तो एल की यूनिट बता दो और वी की यूनिट बता दो। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को एंड टेल मी द यूनिट्स ऑफ एल एंड वी। एल की यूनिट बताओ। देखो ना आप देखो वॉल्यूम क्या क्या गिवन है यहाँ पे, मीटर क्यूब पर मोल गिवन है, मोलार वॉल्यूम। तो इसीलिए एल की यूनिट हो गई जूल पर मोल। करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम इज व्हाट। बहुत आसान है यार।
बताओ बेटा कैसे करें। क्लोसियस लेपन इक्वेशन शुरू करो। डीपी बाई डी टी इक्वल टू एन एल अपॉन में टी, वॉल्यूम मोलार वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस मोलार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एन नहीं आएगा, गुड। एंड दिस एल बाई टी इज नथिंग बेटा, दिस इज दिस डेल्टा एस बाई में एन। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी पर यूनिट मोल, तभी जूल पर केल्विन ना देकर के जूल पर केल्विन पर मोल यूनिट है इसकी। सो दिस इज एल ओवर में टी, ये गिवन है आपको, एल बाई टी की वैल्यू गिवन है 1.0 जूल पर मोल पर केल्विन। डीपी बाई डी टी भी निकालना आसान है यार, कितना, -2, यूजिंग इक्वेशन ऑफ बीटा कर्व स्लोप निकाल सकते हैं डीपी बाई डी टी। बस आ गया, अब तो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में -2 इक्वल टू 1 ओवर में जो निकालना है, देयर फॉर ये नहीं कर पाए तो डूब मरो। कौन सा ऑप्शन है, सी है। नेक्स्ट करो यार, क्वेश्चन 3 मैं नहीं करने वाला, करके दिखाओ। आंसर देखना चाह रहा हूँ नोटबुक में, थोड़ा साफ सुथरा करना। जैम 2014 का क्वेश्चन है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, इससे शुरू है। आगे चलो, जैम 2014, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 20। देखो एक पॉइंट दिया हुआ है टी नोट पी नोट, वो लिख लो पहले, टी नोट पी नोट, बताओ टी नोट पी नोट कितना कितना है ना, 550 केल्विन, और पी नोट हो गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक टी नोट पी नोट दिया हुआ है। डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, सही है ना, वॉल्यूम इंक्रीजेस तो डेंसिटी डिक्रीजेस। तो बताओ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना कितना लोगे, ये ध्यान से लेना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा वाला 3 × 10⁵, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 24 × 10⁵। ध्यान से देखूंगा, अगर कैलोरी दे देगा तो कन्वर्ट करेंगे जूल में, सब कुछ ऐसा यूनिट में, 24 × 10⁵ जूल पर केजी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, न्यू मेल्टिंग टेम्परेचर बताना है, न्यू मेल्टिंग प्रेशर पे। पी प्राइम दे दिया आपको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टी प्राइम बताना है, ठीक है, वो तो अभी पता है कि क्लोसियस क्लेपेन इक्वेशन करवाइए, अदरवाइज एक गिवन हो और किसी एक को चेंज करने में दूसरे पैरामीटर में कितना चेंज आए, यू विल यूज क्लोसियस क्लेपेन इक्वेशन। ठीक है, पहले क्लोसियस क्लेपेन इक्वेशन लिखो आप लोग, फिर उसे रीराइट करो ऐसे कोई फॉर्मेट में जहां डेंसिटी आ जाए। हाँ, मन में करने की बजाय लिख लो ताकि कुछ मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे साइन भी मैटर करता है।
हो गया। गुड। हो गया। ऑनलाइन में किसी का नहीं हुआ अभी तक? अभी पैरेलली कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आप लोगों का? सॉलिड। और कोई? देखो, यूजुअली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब थर्मो चलता है तो बच्चे उसके पैरेलल जो चल रहे होते हैं वो पढ़ना बंद कर देते हैं। ठीक है, और हर साल मैं बोलता हूँ, देखो अगर तुम्हें कोई दो सब्जेक्ट आ गए ना, बहुत अच्छे से आ गए, तो तुम्हारा जैम क्लियर नहीं होगा। कोई दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं, जैम क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। कोई पांच सब्जेक्ट ठीक ठाक आते हैं, जैम निकल जाएगा। अच्छी खासी आईआईटी मिल जाएगी। तो किसी एक सब्जेक्ट से, जरूरी नहीं है थर्मो, कोई भी, जैसे मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत पसंद था, किसी एक सब्जेक्ट से बहुत प्यार मत कर लेना। ठीक है? अपने को सारे आने चाहिए ठीक ठाक। मतलब अगर कोई 100 क्वेश्चन है इस बुक में, मान लो तुम 80 बना ले रहे हो, बहुत है बस। बस इतना ही करना है, और आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ो, नेक्स्ट सब्जेक्ट के चैप्टर्स देखो। घुसना नहीं है किसी एक सब्जेक्ट में, बहुत मतलब पागल नहीं हो जाना किसी एक के पीछे। साथ में पुराना रिवाइज करते रहो, जो मॉड्यूल्स हो गए उन्हें रिवाइज जरूर करो। भूल जाओगे। जैसे अभी आज मैं पूछूं तो तुम कहोगे थर्मो हमें आता है, ठीक है, बट 3 महीने बाद पूछे तो 100 में से 90 लोगों का आंसर सर थर्मो आता था। ठीक है, भूल गए। एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। तो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं रिवाइज करते रहो उन्हें। अभी फोर्थ ईयर में जो जो है वो तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें उलझाएंगे, रिसर्च करो ये करो, अभी कुछ नहीं करना। ठीक, वहां पे मतलब बहुत कम टाइम दो, ठीक ठाक टाइम दो कॉलेज में, बस नॉर्मल सा टाइम। तुम जैम की तैयारी करो। तुम आईआईटी बॉम्बे में चले जाओगे, आईआईटी दिल्ली में चले जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे बाकी स्टूडेंट से। रिसर्च बाद में कर लेना, ना काफियों को पीछे छोड़ दोगे, ट्रस्ट मी। बहुत लोगों को पीछे छोड़ दोगे, एक तो वो टैग, और एक जो वहां टीचर्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है? मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी मेहनत कर लो। आज तो सर 6 घंटे पढ़ेंगे हम रात को जाके। आपने इतना बूस्ट कर दिया ना, खाना खा के पढ़ने बैठेंगे वो अलग बात है, 15 मिनट में ही ढेर हो जाएंगे, सो जाएंगे हम। सर अलार्म लगा के सोती हूँ 6 बजे का, पता नहीं 6 PM का कैसे लग जाता है। 5 AM का लगाती हूँ, 5 PM का लग जाता है। होता है ऐसे। और अभी तो गर्मियां चल रही है, सर्दियों में भाई साहब बहुत मुश्किल होता है सुबह उठना। बताओ, ये आ जाना चाहिए अभी तक। हो गया? तो बताया करो ना। देखो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू, क्योंकि देखो मास वास दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ml लिख लूंगा, ml। मोल्स दिखता तो nl लिखता। बाई में टी। अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एल बाई में टी। मास को नीचे ले गया, 1/, में रो 2 माइनस 1/, में रो 1, एलसीएम लिया तो रो 1 माइनस रो 2, रो 1 रो 2, सच दैट योर फेज 1 इज सॉलिड एंड फेज 2 इज, मतलब चाहो तो इसको एस एल की फॉर्म में भी लिख लो, एल रो एल ओवर में टी रो एस माइनस रो एल। फेज 1 इज सॉलिड, फेज 2 इज लिक्विड। सब्स्टिट्यूट करो सारे नंबर्स करेक्टली। टेल मी डेल्टा टी। राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, चेंज इन प्रेशर भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा टी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। कितना आ रहा है? चेंज इन टेम्परेचर 2.61। ठीक है? एंड दैट इज वाई टी प्राइम विल बी टी प्लस डेल्टा टी। तो
552.61 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन फोर्थ बेटा, करो। If there is a 10% decrease in atmospheric pressure at hills compared to pressure at sea level, अब देखो आप इसको कैसे रीड करोगे। देर इज अ 10% डिक्रीज, न्यू प्रेशर कितना, बस इतना बता दो, न्यू प्रेशर, न्यू प्रेशर कितना, या डेल्टा पी कितना। -10। मतलब बस एक सिंपल सी चीज बता दो पहले, फिर शुरू करना है क्वेश्चन। डेल्टा पी कितना बच्चों, डेल्टा पी कितना, 0.1। अपने अपने आंसर्स दो, डेल्टा पी कितना, आगे भी बोलो, गधा घोड़ा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक क्या, एटीएम। चलो, दो तीन बच्चों ने ये बताया, भाई तुम लोग भी बताओ, डेल्टा पी कितना, डेल्टा पी कितना लेके चलोगे, इतना तो बोलो यहां तक आ जाए। -10⁻⁴। हाँ मतलब -0.1 एटमोस्फेरिक ना, यही बोलना चाह रही है, ठीक है, और बोलो। तो कौन सा करेक्ट है, ये वाला या ये वाला, माइनस है ना, प्लस तो, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज बाय 10%, 10% से घट गया, तो डेल्टा पी इज -10% ऑफ 1, -10/100 ऑफ 1। मुझे पता था कहाँ मिस्टेक करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, आप आपसे उम्मीद थी, आपने भी प्लस के साथ बताया, बाकी तुम लोग तो शांति हो यार। सो डेल्टा पी इज -0.1 एटमोस्फेरिक। वो अलग बात है कि हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे अभी, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डेल्टा पी ये लेके चलेंगे हम। चेंज इन बॉइलिंग, चेंज पूछा है, न्यू बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा, तो डेल्टा टी ही निकालना है, राइट, डेल्टा टी निकालना है आपको। पहले तो ये बताओ, डेल्टा टी नेगेटिव आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, ये सब मन में कर लिया करो। डीपी बाई डी टी इक्वल टू ml/t, बॉइलिंग की बात कर रहा है तो वी गैस माइनस वी लिक्विड, ऑलवेज पॉजिटिव। डीपी बाई डी टी पॉजिटिव, डीपी नेगेटिव तो डी टी नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव साइन के साथ लिख के आओगे, नेगेटिव आएगा आंसर। ये भी देखो सेल्सियस में पूछा है, ध्यान से करना, फाइनल आंसर। डेल्टा टी निकाल जरूर है बट सेल्सियस में निकालना है। ठीक, सब कमीने हैं, किसी ने निकाला था डेल्टा टी केल्विन में निकाले या सेल्सियस में निकाले, सी बात है। हो सकता है किसी किसी ने सोच लिया हो केल्विन में निकाल के फिर 273 हम घटाएंगे, सर ये कहना चाह रहे हैं। जो जो सर मतलब पक्का सोचा था। ठीक है, डेल्टा टी केल्विन में आएगा एंड दैट इज सेम इन सेल्सियस।
अच्छा देखो, क्योंकि ये एनएटी है, बात समझो, क्योंकि ये एनएटी है तो प्रेशर मैं -0.1 इंटू में 1.01 लूंगा बेटा, 10⁵ N/m²। ठीक है, 10% ऑफ वन एटमोस्फेरिक को करेक्ट लूंगा, 1.01 इंटू 10⁵ N/m²। सो दिस इज डेल्टा पी फॉर मी। T0 दिया नहीं हुआ, कितना ले, तो जानते हो आप लोग, 100 डिग्री, 100 डिग्री का मतलब अगेन 373 ना लेकर के 373.15 केल्विन टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम गिवन है। दोनों का अलग अलग देने की बजाय सीधा बोल दिया चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो दैट इज 1.2 मीटर क्यूब पर केजी, 1.2 मीटर क्यूब पर केजी। सही है, सही है, ऐसा यूनिट में गिवन है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओवर में एल, अभी देखो यहां पे थोड़ा प्ले कर सकता था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ना बोल के इसको बोल देता एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कंफ्यूज मत हो जाना, एंथैल्पी मतलब लेटेंट हीट ओनली फॉर फेज ट्रांजिशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2270 किलो जूल है, किलो जूल है बेटा, तो 2270 इंटू में 10⁵3। रखो इनको करेक्टली रखो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। -1.97, चलो। सो डेल्टा टी इक्वल टू, किसी और का कुछ और आ रहा है तो बता दो, तो इतना ही सेल्सियस होगा। कुछ और आ रहा है बताओ। उत्तरी की 1.77, ज्यादा वे ऑफ हो गया है तो, -1 कितने डेसिमल तक, अप टू 1 डेसिमल बोला है, तो -1.99। 1 डेसिमल बोला है तो इसे राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा माइनस, कितना आएगा, 2.0, -2.0। 2.0 केल्विन में आ रहा है तो इतना ही सेल्सियस में होगा। फिफ्थ करो, फिफ्थ, फोर्थ छोड़ दो, फिफ्थ करो। कसम है तुम्हें, फोर्थ नोट मत करो, फिफ्थ करो जल्दी से, फटाफट करो। तुम लोग मानते नहीं हो, अभी भी तुम नोट कर रहे हो, फिफ्थ करो। हम्म, देखो यही तो क्लिक है, ध्यान से।
ध्यान से देखना आप लोग, ये ln नहीं है, ये log टू द बेस e नहीं है, log टू द बेस 10 है। क्या होता है log टू द बेस e और log टू द बेस 10 में रिलेशन? 2.303। log to the base e is 2.303 times log to the base 10. Consider the first order phase transition of sublimation of zinc, मतलब solid zinc sublimating to form gaseous zinc, assuming the vapor to be ideal gas and molar volume of solid to be negligible in front of molar volume of gaseous. वही दो assumptions। तो बोला है कि it is found that कि अल्फा कर्व obeys this equation। अल्फा कर्व की इक्वेशन दी हुई है आपको, जहां पे C1 और C2 की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा है लेटेंट हीट कितना, मोलार लेटेंट हीट पूछा है आपसे किलो जूल पर मोल में। कैसे करोगे? अल्फा कर्व की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो इसको, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको लिख के इक्वेशन नंबर 1। अल्फा कर्व की इक्वेशन क्या आप डिराइव भी कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस क्लेपियन इक्वेशन। सिखाया था मैंने आपको अंडर दीज टू अजम्पशंस। तो पहले डिराइव करो, इंडिपेंडेंटली अल्फा कर्व की इक्वेशन डिराइव करो, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो और एल की वैल्यू निकाल लो। नाउ अंडर द टू assumptions दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, बताओ, क्योंकि गिवन है वॉल्यूम ऑफ Vg is much much greater than solid phase. So this is roughly NL over में T Vg। एंड सिंस बोल रखा है कि इन वेपर्स को मान लो आइडियल गैस, दैट इज वाई इक्वल टू आर टी बाई में पी, सब्स्टिट्यूटेड। तो डीपी ओवर में डी टी इक्वल टू एल ओवर में आर टी बाई में टी स्क्वायर, डीपी ओवर में पी इक्वल टू एल बाई में आर डी टी बाई में टी स्क्वायर। एल एन पी लॉग टू द बेस ई पी इक्वल टू माइनस एल ओवर में आर टी प्लस सम कांस्टेंट, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो माइनस एल ओवर में 2.303 आर टी प्लस सम अनदर कांस्टेंट। कंपेयर द टू इक्वेशंस जो आपने निकाली है और जो दी हुई है। क्या मिला? C1 किसके बराबर? एल ओवर में 2.303 आर। एल निकालना था, तो एल बराबर C1 इंटू में C1 6790 केल्विन,
आंसर कम्स आउट इन जूल पर मोल, बता दो। 130, हाँ, इंटू 10⁻³ ठीक है, 130 किलो जूल पर मोल, सही है। बट 1 डेसिमल तक बताना ना, 0.01 आ रहा था, तो 130.0 लिख के आओगे। आंसर विल बी 130.0। 130 लिख के आए तो गलत हो जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 130.0। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 जेस्ट का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 TIFR के कर लेना, क्वेश्चन 2 में डाउट आ सकता है। ठीक है।